Hi, hello friends. Once again, welcome to Target सरकारी नौकरी. Hope you all are doing well. हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं एक एक करके. और उसी सीरीज़ में आज हमारा एक नया टॉपिक है कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव जिसको बोलते हैं. साथ ही साथ जो हमारे वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, रामसर साइट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस के क्लासेस मैं लेने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ. तो होप देखिए 2-3 दिनों में स्टार्ट कर दूँ मैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक है उसका नाम है कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव. ठीक है, समुद्री क्षेत्र में होता है ये ध्यान में रखेंगे. समुद्री क्षेत्र में होता है और मैंग्रोव क्षेत्र में वैसे जीव, ठीक है, वैसे जीव जंतु या पौधे पाए जाते हैं जिनमें क्षार सहन करने की क्षमता होती है. क्षार सहन करने की क्षमता मतलब इसी से स्पष्ट हो गया कि समुद्र के पानी में क्षार होता है, नमक होता है, NaCl पाया जाता है. तो जो इसको बर्दाश्त कर पाएगा जीव, वही जीव यहाँ पर जो है निवास कर पाएगा. ठीक है, और ये होता है कहाँ, खास करके इसका एरिया कहाँ होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के समुद्री तटवर्ती पश जल बैक वाटर हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है, मुहानों और दलदली मैदानों की विशिष्ट पारिस्थितिकी वाले क्षार सहवानिकी क्षेत्र है. ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय, शायद ये आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जैसे ये बनाते हैं ना, मैंने एक ग्लोब बना दिया, इसमें मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया जो कि इक्वेटर हो गया हमारा. ठीक है, यहाँ पर जानते हैं आपका नॉर्थ पोल होता है और नीचे में साउथ पोल होता है. ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींचा, ये हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र. ठीक है, इसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ट्रॉपिक्स. इसके ऊपर मैंने ये खींच दिया लाइन, ये हो जाता है टेम्परेट जोन. ठीक है, ये क्या हो जाता है, टेम्परेट जोन, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय या फिर कह सकते हैं समशीतोष्ण. ठीक है, और ये हो जाता है पोलर रीजन. तो यही उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है ये वनस्पतियाँ जो है समुद्र तटीय इलाकों में जो है पाया जाता है ये कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव. अब आगे बात करेंगे तो भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति जो है विश्व का लगभग, और यहाँ पर देखिए इसका विशेषता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा. पहले यहाँ पर देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति का जो वनस्पति जो है वो विश्व का लगभग 3.3% है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो 4,921 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है. और जितना भी ये क्षेत्र है ना, उसका आधा भाग तो अकेला पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पड़ता है. ठीक है, यहाँ के पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो हवा में निकला रहता है, जिससे न्यूमेटाफोर्स कहते हैं, न्यूमेटाफोर्स कहा जाता है. और ये ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है. जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो निकला हुआ है रूट्स, देख रहे हो ना, ये रूट्स, ये ऐसा रूट्स निकला रहता है यहाँ के पेड़ों में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से. क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है, जैसा कि मैंने बताया कि आधा भाग तो यहीं पर है. उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश में है. बैक वाटर क्या होता है कि कभी कभी समुद्र का लहर जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है तो किसी रुकावट को पार कर ले, क्योंकि लहर जब आता है तो उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है. तो वो क्या करता है, किसी कोई अगर रुकावट है, जैसे कि टीला है, रेत का टीला है या फिर चट्टान है, तो उसको पार कर जाता है. लेकिन लौटते समय क्या होता है कि उसका कुछ भाग जो है वो उस समुद्री पानी का कुछ भाग उधर ही रह जाता है, जो रुकावट था उसके उस साइड ही रह जाता है. तो वो जो हिस्सा बनता है ना रुकावट से, तो वही हिस्सा जो है ना वो बैक वाटर कहलाता है. ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग. आगे चलते हैं. फिर भारत में कुछ जो इम्पोर्टेंट मैंग्रोव वनस्पति स्थल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पर सुंदरवन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा है. उड़ीसा में आपको देवी कौरा हो गया, देवी कौरा, भितरकनिका उड़ीसा में है, महानदी, स्वर्णरेखा, धामड़ा भी उड़ीसा में है. और कच्छ वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ पर है, उड़ीसा में. कच्छ वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र उड़ीसा में है.
चिल्का लेक भी जानते हैं, उड़ीसा में ही है, और चिल्का लेक जो है वहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोरिंगा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पूर्वी गोदावरी और कृष्णा का क्षेत्र, पिछावरम तमिलनाडु में, मुथुपेट तमिलनाडु में, रामनद तमिलनाडु में, पुलिकट तमिलनाडु में, कजनुवेली तमिलनाडु में। अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान और निकोबार। केरल में देखेंगे तो बेम्बनाड और कन्नूर। कर्नाटक में कुंडापुर, दक्षिणी कन्नड़, होन्नावर, कारवार, मंगलोर वन प्रभाग। गोवा में तो गोवा ही है। महाराष्ट्र में अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, रवडाना, वेलुंदर, कुंडालिका, मुंबारा दिवा, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरना, वसासी मानोरी, मालवन, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और डुमास उब्रत, ये सब गुजरात, ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में, खंबात की खाड़ी गुजरात में और डुमास उब्रत गुजरात में। ये 3 गुजरात में पड़ता है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे आप डेली 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में आ जाएगा। पूरी तरह से इसको रटना नहीं है, रटने का ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी देखते जाएंगे ना तो वो दिमाग में आ जाता है, बैठ जाता है। फिर ऑप्शन में आपका एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा ना तो उससे आप पकड़ लेंगे आराम से। तो चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपका भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल हो गया, कच्छ वनस्पति स्थल। अब आगे चलेंगे। अब हम लोग वेटलैंड्स को देखते हैं, आर्द्रभूमि को। तो आर्द्रभूमि क्या होता है? ऐसा दलदली या पानी वाला क्षेत्र जहां वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों तक प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री ऐसा जल जमाव क्षेत्र होता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। मतलब दलदली क्षेत्र होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो समुद्री पानी ही हो सकता है नदी का पानी हो, मीठा पानी हो, वर्षा का पानी हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो वहाँ पर कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा पानी जमा रहता है तो वो दलदली क्षेत्र बन जाएगा। तो वो सब जो है वेटलैंड्स में आएगा, आर्द्रभूमि में आएगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो जीव जंतु, पेड़ पौधा की अनेक दुर्लभ प्रजाति का आवास होता है। ये वेटलैंड जो होता है जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों का आवास होता है। यहाँ पर ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करके जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है और इस कारण से इसको किडनी ऑफ नेचर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको समझाता हूँ क्यों कहते हैं इसको नेचर ऑफ किडनी और किस तरह से यह जो है ना पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने का काम करती है। देखिए, वेटलैंड्स में जो है पानी, मिट्टी, पौधे और सूक्ष्म जीव की एक टीम मिलकर रहती है और ये मिलकर काम करती है। जैसे गिरे हुए पत्ते हो गए, सूखी घास, मृत जीव जिसमें कि नाइट्रोजन क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वेटलैंड्स के बैक्टीरिया और केचुए जैसे जीव क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करके छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और ये छोटे कण पानी और मिट्टी में मिल करके पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, नया खाद बनाते हैं। इस तरह से वेटलैंड्स क्या करता है, पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग करता है, पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग करने का काम करता है, पुनर्चक्रण करता है ताकि वो बर्बाद न हो और पर्यावरण में वापस आ जाए। अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वो निष्क्रिय कैसे करता है, डीएक्टिवेट कैसे करता है? तो पौधों और मिट्टी के कण भारी धातु, जैसे कि भारी धातु में शीशा हो गया, पारा हो गया आदि कीटनाशक जो होता है ना उसको अपने अंदर सोख लेता है। वेटलैंड्स के बैक्टीरिया क्या करते हैं, हानिकारक रसायनों को तोड़ करके बिल्कुल कम हानिकारक रसायन वाले पदार्थों में तोड़ देते हैं, बना देते हैं तोड़ करके। कुछ पौधे जैसे जलकुंभी हो गया, सरकंडा हो गया, ये सब क्या करते हैं, जहरीले पदार्थों को जड़ में रोक कर पानी को साफ करने का काम करते हैं। अपने जड़ में ही उसको सोख लेते हैं हानिकारक जहरीले पदार्थों को और धीरे धीरे जहरीले तत्व या तो मिट्टी में फंस जाते हैं या रासायनिक बदलाव से सुरक्षित रूप में वो बदल जाता है, सुरक्षित पदार्थ में बदल जाता है। तो यही है। तो वेटलैंड जो है ना प्रकृति का गंदगी छानने वाला फिल्टर है, इसीलिए इसको किडनी कहते हैं, मतलब प्रकृति का फेफड़ा कहते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकृति का क्या बोला जाता है, फेफड़ा, यानी किडनी ऑफ नेचर कहा जाता है किसको, वेटलैंड्स को। ये हो गया। ये अवसादों को रोक करके क्या करता है, नदियों में गाद के जमाव को कम करता है। ठीक, उसके बाद बाढ़ के प्रभाव को भी कम करने का काम ये करता है, बाढ़ के प्रभाव को कम करती है और मिट्टी के कटाव को रोकने का भी काम करता है वेटलैंड्स। यहाँ पर देखिए ये है वेटलैंड्स हमारा, मैंने चित्र लगाया है यहाँ पर, पिक्चर आप देख सकते हैं। अब इसी पर एक रामसर सम्मेलन हुआ था वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए। रामसर जो स्थल है ना वो आपका रामसर स्थल पड़ता है भैया ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। यहीं पर 2 फरवरी 1971 को
रामसर ईरान में ही वेटलैंड्स संरक्षण पर जो सम्मेलन हुआ था, वही इसी सम्मेलन में इस जगह के नाम पर इसका रामसर सम्मेलन नाम रख दिया गया। 1971 में यह सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं हम लोग। 1975 में जाकर के यह प्रभावित हुआ यानी क्रियान्वित हुआ, और भारत जो है 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हुआ था। देखिए, भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो है चिल्का झील उड़ीसा का। भारत का पहला रामसर स्थल कौन है? चिल्का झील उड़ीसा का। चिल्का झील के साथ में उसी टाइम में जो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। और दुनिया का जो पहला, अगर पूछ ले कि दुनिया का पहला रामसर साइट कौन है, तो वह है कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया भर में 25,000 से भी ज़्यादा रामसर स्थल हैं, और भारत में जो है 91 रामसर स्थल है टोटल, 91। देखते हैं भारत में रामसर स्थल। मैंने यहाँ पर एक ही साथ में सबको दिखाने का कोशिश किया है, पिक्चर बना करके। हम लोग इसमें देखते हैं एक एक करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको। हम लोग फ़िलहाल फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इसको फिर पढ़ने में, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है, सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स जो है वो गुजरात में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% क्षेत्र जो है वो आर्द्रभूमि है यानी वेटलैंड्स है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या सबसे बड़ा जो वेटलैंड्स है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। संख्या पूछेगा सबसे ज़्यादा संख्या में तो गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा कौन है? रेणुका वेटलैंड्स, हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड जो है सबसे छोटा वेटलैंड्स है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर जो है टाइगर पाया जाता है, जानते ही हैं आप लोग, बंगाल टाइगर। ये